नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लोक बाबू के कहानी संग्रह जंगल गाथा के साथ उपस्थित हूं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में लोक बाबू की अपनी पहचान उनके कथ्य और उनके प्रस्तुतिकरण के लिए है, जो ठेठ देसी अंदाज में कहा जाता है। किसानों के सवाल, आदिवासी जीवन, छोटे शहरों और कस्बों का मध्यवर्गीय परिवार उनके कथा साहित्य का निर्माण करते हैं लोक बाबू के। जंगल गाथा उनकी नई कहानियों का संग्रह है, जिसमें उनकी 12 कहानियां शामिल हैं। इन कहानियों में छत्तीसगढ़ का वनांचल, वहाँ का आदिवासी जीवन, वहाँ का मध्य वर्ग, नक्सली गतिविधियाँ और उनके बीच जीता प्रेम, कोरोना काल और कोरोना काल से भयग्रस्त समाज के साथ साथ किसानों की आत्महत्या से जुड़े मसले भी शामिल हैं। खास बात यह कि जो ग्रामीण जीवन की संवेदनशीलता है और जो आत्म है, वह इन कहानियों में प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है। लोक बाबू इससे पहले बस्तर उपन्यास से आलोचकों की दृष्टि में आए थे। उनके 2 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इस संग्रह में लोक बाबू की जो कहानियां शामिल हैं, उनमें जंगल गाथा, मुखबिर मोहल्ले का प्रेम, होशियार आदमी, स्कूटर, एक दिन का कारोबार, चोर अंकल, दद्दू का बेटा, मुजरिम, दुश्मन, जस्ट, मेमना और वाइट कैप, ये कहानियां शामिल हैं। अगर मैं जंगल गाथा कहानी की बात करूं, जो जिसके नाम पर इस संग्रह का नाम है, तो यह कहानी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक रूप से समृद्ध लेकिन एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार की कहानी है। इस परिवार का एक लड़का है जिसके माता पिता मर चुके हैं, आदिवासी है, भाई और भाभी हैं। भाई और भाभी उस लड़के को, जो एक तरह से मंदबुद्धि है, देखने में शक्ल सूरत भी उसकी बहुत ही निम्न स्तर की है, भाई भाभी जो है उसको एक तरह से मजदूरी पर, बंधुआ मजदूरी पर कह सकते हैं कि कुछ क्विंटल धान के बदले में किसी एक ऐसे आदमी के पास भेज देते हैं जो विधुर है और जो उससे बेगारी का काम कराता है। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करता है, बदले में उसके भैया भाभी को साल भर में अनाज का एक हिस्सा मिल जाता है, लेकिन इसका काम है बकरी चराना और उसका विधुर का, जो विधुर व्यक्ति है, उसका पैर हाथ दबाना, उसकी सेवा करना, और वो विधुर कभी कभार इसके साथ शारीरिक रूप से ज्यादती भी करता है, इसको बिस्तर पर भी खींच लेता है। एक दिन ये लड़का जो है, गांव में नागाओं का समूह आया होता है, वो उनके साथ वो भाग लेता है, योगी लोगों के साथ। वो जो योगी हैं वो सप्तऋषियों, अमरकंटक के इलाके में सप्तऋषियों के आश्रम की यात्रा करने की, ये कुछ दिन तक उनके साथ रहता है। इसकी आवाज़ भी ऐसी होती है, देखने में आदिवासी गंदा, वो कभी जो बचता है वो योगी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। और इस तरह से ये एक ऐसे गांव में पहुंचता है जिसके पास पहाड़ी पर एक आश्रम की तलाश में जाता है। और किस्मत इसकी ऐसी कि ये जब उस आश्रम पर, रास्ते में बहुत सारी यात्रा के दौरान इसके घटनाएं घटती हैं। कुछ समय बाद योगी लोग इसको छोड़ देते हैं या ये छूट जाता है, उसमें ये कीचड़ में जाता है, नहाता है। एक दिन इसको दूसरे जो आदिवासी हैं वो मिलते हैं। वो आदिवासी रास्ते में जा रहे होते हैं, ये बाबा लोगों को खोज रहा होता है। उसी दौरान इसको इसकी आवाज़ सुन के दया आ जाती है, उसको अपने घर ले जाते हैं। वहाँ वो दारू भी पिलाने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि मैं योगियों के साथ था और उनके समूह से बिछड़ गया हूँ, ये पाप है। वो उससे इधर उधर का तर्क करते हैं, खाना देते हैं और इसको एक गिलास पिला देते हैं। तो ये उनको कहने लगता है कि शराब पीना गलत बात है। वो आदिवासी इसको डंडा लेके कहते हैं, वो कहते हैं कि कल गलत कैसे, बोले पाप के भागीदार बनोगे। तो वो कहते हैं कि तुमको मैंने खाना भी खिलाया, तुम भीख मांगने की स्थिति में थे, भूखे मर रहे थे,
तुमको ले भी आया, तुमको दारू भी पिलाया और तुम हमको पाप का भागीदार बनाते हो, वो उसको पीटते हैं तो वो भाग के जो है उस पहाड़ी पर, एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है जहाँ कभी किसी गुफा में ऋषि का आश्रम होता था। अब वो वहाँ ऊपर चढ़ जाता है। ये दोनों रात में जब दारू सुबह उतरती है तो सोचते हैं आदिवासी कि अरे वो लड़का जो है योगियों के साथ था, साधुओं के दल के साथ था, हमने उसको मारा पीटा, गलत किया, उसको खोजे नहीं तो हमें पाप लगेगा। खोजते हैं, वो मिलता नहीं है। एक औरत बताती है कि वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था। वो लोग उसको पहाड़ी पर चढ़ने जाते हैं, तब तक मधुमक्खियों का जो है पैर इनका पड़ता फिसलता है। वो एक जो लताएं लटकी हैं वो लता खिंचती है और मधुमक्खियों का छत्ता जो है उस पर रहता है, उस पेड़ पर, वो भी इनके पीछे पड़ जाते हैं, इनको काटते हैं। अब ये भागना शुरू करते हैं और पहाड़ी की तरफ भागते हैं और जाके उस लड़का जहाँ बैठा है, संयोग ये कि चाहे वो काट के मधुमक्खियाँ थक गई हों या जो भी हो, वो जब तक उनके पैर पर गिरता है मधुमक्खियाँ भाग चुकी होती हैं। अब ये दोनों कहते हैं, बड़ी सेवा करते हैं कि चलो नीचे, वो नहीं जाता है। ये आते हैं और इनको लगता है कि ये जो है इसके, चूँकि ये योगियों के साधुओं के साथ था इसलिए इसके अंदर बहुत आत्मिक शक्ति है। वो उसको पूजने लगते हैं और गांव घर में प्रचार होने लगता है और इस तरह से जो भी आता है एक बाल्टी पानी उस गुफा में चढ़ाता है, वो नीचे चला जाता है। और कहानी ये है कि इस तरह से वो 6-7 महीने साल भर उसकी ख्याति ऐसी हो जाती है कि उस गांव का पूरा रुतबा बढ़ जाता है। इसी दौरान जिन साधुओं के, योगियों के दल के साथ ये जा रहा होता है, उनमें एक बुढ़ा जो, जिसकी ये सेवा जो कभी कभी दयालु हो जाता था, उसको पता चलता है। वो आता है इसके पास और फिर ये दोनों वहीं रुक जाता है। वो योगी जो बूढ़ा हुआ योगी है, साधु, और कुछ दिन ये दोनों साथ रहते हैं। किसी को पता चलता है उस दौरान जो लोग शिकारियों का दल होता है, योगियों का शिष्य होते हैं, वो हिरन मारे होते हैं और हिरन का मांस खाने के बाद वो कहते हैं कि ये चर्बी अपने पास छाल रखने से ठीक नहीं है, इसको ले जाके साधु को दे देते। वो साधु को देने के लिए जाते हैं, इस बीच पुलिस पकड़ लेती है। मतलब उसको साधु को दे देते हैं और फिर साधु के मन में उसका लालच आ जाता है छाल का, और वो जब इसको लेके जा रहा होता है पुलिस पकड़ लेती है। तो वो कहते हैं कि ये तो इस लड़के को दिया है। इसको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर ये जेल में 6 महीने रहने के बाद ये पागल हो जाता है। और ये जंगल गाथा जो है, इस तरह से हमारे समाज में जो कह सकते हैं कि अंधविश्वास, कुरीतियाँ और गंवई समाज में क्या कुछ घटता है उसकी बात करता है। इसी तरह से अगर चोर अंकल कहानी की बात करें तो एक दिन चोरों पे, इसमें गरीब निम्न वर्गीय परिवार हैं जो किस तरह से चोरी करते हैं, और उसमें चोरों का एक दल है जो चड्ढी बनियान गिरोह के बारे में लोग जानते हैं कि वो शरीर पर तेल लगा के जाते हैं। तो एक नई बस्ती कॉलोनी के बाहर एक कॉलोनी होती है, वहाँ ये चड्ढी बनियान गिरोह जाता है। उसमें एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी नातिन की चिंता जिनके पास होती है, उनकी शादी के लिए सोच रहा होता है। तो जिस घर में ये चोरी करते हैं वहाँ एक बच्ची जग जाती है। माता पिता को तो चोर जो है तुरंत पकड़ के बांध के बंद कर देते हैं। वहाँ वो खोजने लगते हैं सामान। वो बुढ़ा बैठा रहता है तो वो लड़की उससे बात करने लगती है। वो कहती है, चोर अंकल आप जो है ये गहना मत ले जाइए, इससे तो मेरी दीदी की शादी होनी है। पता नहीं उस चोर को क्या दयालुपन आ जाता है, जो सबसे बुजुर्ग चोर है, वो उन लड़कों को कहता है कि इसके गहने छोड़ दो। उसके बाद फिर कुछ बात होती है, वो भगवान की मूर्ति एक उठाते हैं तो वो कहती है कि इससे तो माँ पूजा करती हैं, चोर अंकल इसको भी छोड़ दो। इस बीच वो जो पट्टी बांधा होता है वो खुल जाता है। लड़की देख लेती है, वो कहती है, अरे चोर अंकल आप तो मेरे दादू की तरह से हो, आपके तो दाढ़ी बाल भी पक गए हैं। चोर फिर अपना चेहरा बांध लेता है। बाहर जब भागने लगते हैं, इस बीच चहल पहल आसपास होने लगती है, ताला टूटने की आवाज़ और पुरानी खटर पटर से। तो पुलिस की सायरन की आवाज़ और रोशनी जलने लगती है तो चोर भागने लगते हैं। भागते हुए साइकिल उठाते हैं तो ये कहती है, चोर अंकल मेरी साइकिल ले जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगी। तो बुढ़े के कहने पर दूसरे चोर जो है उसकी साइकिल छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। इस बीच पुलिस भी आ जाती है, सायरन बजता है और अंततः सारे इलाके की घेरेबंदी के बाद दूसरे दिन ये चोर पकड़ लिए जाते हैं। अब पूछताछ होती है, पता चलता है कि किसी ने चोरों की शक्ल नहीं देखी है, लेकिन बातचीत से पुलिस को ये पता चलता है, ये बच्ची बता देती है कि मैंने चोर अंकल की शक्ल देखी थी। और पुलिस जो है इस लड़की को 2 दिन बाद और बुलाती है, जो इलाके के 20-25 चोरों को पकड़ के रखी होती है, और कहती है कि तुम सबको देखो। वह जो बुजुर्ग चोर है वह भी एक कोने में खड़ा होता है और वो कांप जाता है। लड़की सबको देखती है, इसके चेहरे पर उसकी नज़र ठहर जाती है।
और वह बहुत ही कांपने लगता है। लेकिन उस बीच लड़की को ये लगता है, क्या सोचती है मालूम नहीं। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमको चॉकलेट देंगे, इनमें से कोई चोर है, तो वो कहती है कि नहीं, मैंने चोर अंकल को देखा था, इसमें कोई चोर नहीं। इसी तरह की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ मर्म को छू जाती हैं। बहुत ही जो कथ्य है इनका, शैली इसकी है, जो मार्मिकता है इन कहानियों में, वह सोचने के लिए बाध्य करती है। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इसको प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 160 और मूल्य है 285 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।